आइए बच्चों, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पता करते हैं। मुगल कालीन जो व्यवस्थाएं हैं उसमें मनसबदारी का बहुत बड़ा योगदान रहा था प्रशासन को चलाने में। अब तक हमने राजाओं के बारे में पता किया था, कुछ युद्धों के बारे में पता किया था, लेकिन अब हम ऐसा सिस्टम पढ़ रहे हैं जो तत्कालीन भारत के अंदर मुगल शासकों का नया प्रयोग था अपने प्रशासन को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए। मनसबदारी व्यवस्था क्लास 7 के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन आपके सिलेबस जितना डिमांड करता है उसे एक या दो चीज में ज्यादा बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, और व्यवस्थित रूप से आपको समझ में आ जाए ऐसा प्रयास करूंगा। दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, पहले हम इसका इतिहास देख लेते हैं। एक्चुअल में ये मध्य एशिया के अंदर में चंगेज खान के द्वारा अप्लाई की गई थी पहले, और ये दशमलव पद्धति पर आधारित व्यवस्था थी। दशमलव पद्धति का मतलब है 10, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 7000 ऐसे दशमलव पद्धति पर आधारित व्यवस्था, क्या मनसबदारी व्यवस्था। अब चंगेज खान का नाम आते ही आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई खानदान तो यही था। जब हमने बाबर का जिक्र किया था तो तैमूर और चंगेज खान दोनों का नाम लिया था, मातृपक्ष और पितृपक्ष। चंगेज खान मातृपक्ष से था, माता की ओर से, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो इसका मुगल ग्रहण करेंगे। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसका जो इतिहास है वो मध्य एशिया से निकलता है, लेकिन हमें पढ़ना है भारत के अंदर, तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको बताने से पहले इसको बताना जरूरी समझता था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था की जो विधिवत शुरुआत है वो हुई अकबर के समय। अकबर के समय मनसबदारी व्यवस्था विधिवत रूप से अपनाई गई। विधिवत रूप से मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का हिस्सा बनी। बहुत आराम से समझाऊंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और समझते रहिए। मुगल प्रशासन का हिस्सा बने, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतिहास मैंने बता दिया, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था यदि सच्चे अर्थों में मुगल काल में अगर किसी ने लागू की तो वो थी दोस्तों अकबर के समय। अकबर के समय में विधिवत रूप से मनसबदारी व्यवस्था लागू हुई। अब हम आगे चलते हैं। अब मनसबदार का मतलब क्या होता है? मनसबदार वास्तव में एक पद का संकेत है, सरकारी पद। तो अगला जो बिंदु है आपको आराम से समझना है कि मनसबदार है क्या। तो वास्तव में मनसबदार क्या है? मनसबदार एक पद है। पद क्या? उस समय का मुगल प्रशासन, उस सरकारी पद हम कह सकते हैं सरकारी पद। ये मुगल प्रशासन में जो मनसबदार थे, मुगल प्रशासन में क्या थे? ब्यूरोक्रेट थे, नौकरशाह थे। नौकरशाह का मतलब है जैसे आज जिला कलेक्टर से लगा करके नायब कलेक्टर, तहसीलदार, जिसको आप गुजराती में मामलातदार कहते हैं, बीडीओ है, टीडीओ है, जो भी है, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सरकारी कामों को, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, सरकारी काम करते हैं। मनसबदार भी सरकार से जुड़ा हुआ एक पद था। तो ये पद था, मनसबदार एक पद था। मुगल प्रशासन में ये नौकरशाह थे।
अब मनसबदार शब्द से पता क्या चलता है? देखो, मनसबदार शब्द से तीन बातें पता चलती है। यहां मैं कहता हूं मनसबदार पद से, मनसबदार पद से क्या क्या पता चलता है? तीन बातें। सबसे पहला, व्यक्ति का पद, पोस्ट क्या है उसकी। दूसरा, व्यक्ति का वेतन। और तीसरा, व्यक्ति की सेना में कितनी जवाबदारी है, अगर कोई आक्रमण हो जाए तो कितने सैनिक उसको, वो मुगल सम्राट को उपलब्ध करवाएगा, उसके पास कितने सैनिक है। यह मनसबदार से स्पष्ट होता था कि वो कितना मनसबदार है, कितनी पोस्ट है उसकी। मैं बताऊंगा आगे। तो अब आपको समझना है कि भाई मनसबदार से आपको क्या क्या बातें पता चलती हैं। सबसे पहले पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, तीन बातें आपको बता। अब देखो, मनसबदारी सिस्टम दो चीजों पर निर्भर था। आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहां पे मनसबदार। ये दो चीजों पे चलता था, एक चलता था जात पर, एक चलता था सवार पर। मनसबदार के अंदर दो चीजें जुड़ी होती थी। जैसे मान लीजिए मैं मनसबदार हूं मुगल काल के अंदर, तो मेरे पास दो कैटेगरी में, एक जात की, एक सवार की। जात क्या है? जात शब्द से व्यक्ति की पद, जिसका बड़ा पद होगा उसका इतना बड़ा प्रतिष्ठा मिलेगी और उसका उतना ही बड़ा सम्मान, जिसको आप कह सकते हैं प्रतिष्ठा सम्मान, जैसे समानार्थी। जितना बड़ा पद उतना बड़ी प्रतिष्ठा सम्मान और उतना ही ज्यादा वेतन। तीन चीजें। क्या क्या तीन चीजें? सब जात से, पहला पद, दूसरा प्रतिष्ठा या सम्मान और तीसरा वेतन पता चलता था। किससे? जात से। मैं मनसबदार पढ़ा रहा हूं आपको, मनसबदारी सिस्टम ध्यान से समझ लेना। आज से 10 साल बाद किसी एग्जाम के अंदर बैठोगे, मनसबदारी व्यवस्था का नाम आएगा तो आपको एक क्लास याद आनी चाहिए। अब सवार, सवार में स्पष्ट है, सवार में एक ही चीज थी कि उस व्यक्ति के पास कितने सैनिक है, और वो भी कैसे? घोड़े वाले सैनिक। तो यहां पे घुड़सवार अर्थात सैनिक, सैन्य बल, यह आपको पता होना चाहिए। जात से पद, प्रतिष्ठा, वेतन, सवार से सेना या घुड़सवार। ये देखिए, अब मान लीजिए मुझे मनसबदारी मिली है 1000 की। मैं 1000 जात का हूं और 500 सवार का पद है, तो मेरे पास 500 सैनिक होंगे। ध्यान रखना, ये इसमें मेरा वेतन भी हो सकता है, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा जो स्थान है, अलग अलग कैटेगरी होगी। मान लीजिए आप, ये राजा का सिंहासन है, यहां पर एक कुर्सी 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 है, यहां पर एक है, यहां पर एक है। मान लीजिए यहां पर 7000 मनसब बैठता है, यहां पर 5000 बैठता है, यहां पर 2000 बैठता है, तो मेरा स्थान इससे नीचे होगा, यहां पर 1000। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पर इससे बड़ा तो मनसबदार का ऑपरेशन शायद मैं नहीं कर सकता हूं। एक एक चीज खोल खोल के बता रहा हूं। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय शुरू हुई। ये एक पद था, नौकरशाह थे, सरकारी बड़े पदाधिकारी थे। ये मनसबदार से 3 चीजें पता चलती है, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। अब इस मनसबदार के अंदर 2 कैटेगरियां थी, एक जात की थी, एक सवार की थी। जात से हमें पता चलता था कि वो व्यक्ति की उस दरबार में कैसा पद है, क्या सम्मान है, उसका वेतन कितना है। बड़ा पद होगा तो बड़ा वेतन होगा। सवार जात जितनी बड़ी होगी उतना वेतन उसको ज्यादा मिलेगा। सवार से घोड़े वाले सैनिक, उसके पास घुड़सवार, यानी कि सैनिक उत्तरदायित्व उसका कैसा है। यह मनसबदारी व्यवस्था है। यह आपको समझना, इसको सबसे पहले इसका मैंने इतिहास बताया। इसको लिखिए आप,
ये आपके मनसबदारी व्यवस्था का खाका है। अब मैं मनसबदारी व्यवस्था के अंदर आपको आगे क्या क्या लिखना है, मनसबदार की क्या कर्तव्य थे जो आपके सिलेबस में है, उसको आगे बढ़ाऊंगा। इसको नोट कीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। पद और वेतन का निर्धारण, जो मैंने आपको बताया था, पद तथा वेतन का निर्धारण किससे होता था? जात की संख्या से होता था। ये मैंने आपको पहले समझा दिया, अब सिर्फ लिखना बाकी है। पद और वेतन का जो निर्धारण है वो जात की संख्या से होता था, और जात की संख्या से ही दरबार में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तय होती थी। यहां लिख सकते हैं आप, जात की संख्या से ही, जात की संख्या से ही व्यक्ति की दरबार में, व्यक्ति की दरबार में क्या तय होती थी? प्रतिष्ठा, उसको सम्मान मिलता था। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। अब आपके बाकी रहा है सवार। तो सवार से मैंने आपको कहा था कि कितने सैनिक के सैनिक उत्तरदायित्व का पता चलता था। तो आप यहां लिखेंगे सवार से सैन्य उत्तरदायित्व, सैन्य उत्तरदायित्व का पता चलता था। देखिए लिखना तो पड़ेगा आपको, नहीं लिखेंगे तब तक नोट्स नहीं बनेंगे, जब तक आप उसको एग्जाम के अंदर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने पहले समझा दिया आपको कि अब आपको सिर्फ लिखना है, अब आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जात और सवार, हम पढ़ रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था, जात और सवार हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सैन्य उत्तरदायित्व के बाद में सवार के अंदर आपको यह रखना है कि सवार की संख्या के हिसाब से जो मनसबदार है वो घुड़सवार रखता था। इसी के अंदर लिखिए आप कि सवार की संख्या के अनुसार, सवार की संख्या के अनुसार जो व्यक्ति मनसबदार है, मनसबदार कौन से सैनिक? घोड़े वाले सैनिक, जिसको घुड़सवार कहा गया, घुड़सवार रख सकता था। उसको इसके अलावा इससे ज्यादा परमिशन नहीं थी। अब आपको इसके अंदर देखिए, पद और वेतन हो गया। पद और वेतन से क्या हुआ? जात की संख्या पता चल गई। फिर जात की संख्या से व्यक्ति की प्रतिष्ठा पता चल गई, मैंने पहले बता दिया था आपको। सवार से क्या हुआ? सैन्य उत्तरदायित्व, इतने ही वो घुड़सवार रखेगा, इससे ज्यादा नहीं रखेगा। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे चलते हैं। अब जात और सवार के बाद में हम देखते हैं कि मनसबदार के काम क्या क्या है। स्पष्ट सी बात है, सीधा सा टॉपिक है, कहीं कोई कटपेश नहीं। मनसबदार के कार्य, सीधा प्रश्न आता है, मनसबदार से आप क्या समझते हैं, इसके काम क्या क्या है? पहला, अपने जो सवार हैं, जो घोड़े वाले सैनिक है, घुड़सवार, अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाना। जब भी सुल्तान या शासक कहें, सवारों से मतलब यहाँ घुड़सवार से, सैनिकों से, अपने सवारों को किसके लिए लाना? निरीक्षण, इंस्पेक्शन के लिए लाना, कि मेरे घोड़े हैं, मेरे सैनिक हैं। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सैनिकों के घोड़ों को दगवाना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना। सैनिकों के घोड़ों को दगवाना, दगवाने का मतलब है, दगवाना मैं बताता हूं क्या है, तथा उनका रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीयन, कि मेरे पास ये घोड़े हैं, इतने घोड़े हैं, इसके ये सैनिक हैं। सैनिकों का हुलिया भी बताया जाता था। देखिए, दगवाने का मतलब होता है स्टैंप लगाना। घोड़े की पीठ पर एक इस तरह से राजकीय मोहर जैसे स्टैंप होती है ना, वो लगाई जाती थी खाट करके। उससे पता चलता था कि ये घोड़ा कौन से मनसबदार का है। अलग अलग स्टैंप्स होती थी, शील होती थी, आज भी हम शीलें लगाते हैं। तो पहला काम हो गया सवारों को निरीक्षण के लिए लाना। दूसरा हो गया सैनिकों के घोड़ों को दगवाना, स्टैंप लगवाना और उनका रजिस्ट्रेशन करवाना। तीसरा, जागीरों से रेवेन्यू कलेक्ट करना, उनको जितनी जागीर दी हुई होती थी वहां से पैसा इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करवाना।
तो इसके अंदर तीसरा हम लिखेंगे जागीरों से राजस्व एकत्रित करना। तीसरा काम मनसबदारों का जागीरों से रेवेन्यू अर्थात राजस्व एकत्रित करना। ओके, ये 3 बातें हो गई। जागीरों से रेवेन्यू कलेक्ट करना, सीधा सीधा लिखना, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आराम से आप समझ लीजिए इसको। मनसबदारी व्यवस्था चल रही है। अब हम मनसबदारी व्यवस्था के बारे में 2-3 बातें और देख लेते हैं। इसका मूल्यांकन करते हैं हम। तो देखिए, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के काल तक अच्छी चली। अकबर के समय तक, अकबर के काल में यह व्यवस्था का मतलब मनसबदारी व्यवस्था, ध्यान रखना, काफी सफल रही, क्योंकि अकबर खुद एक कुशल प्रशासक था, लोगों पर उसका नियंत्रण था। लेकिन औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। सभी को मनसबदार बना दिया तो क्या हुआ, जमीनें पड़ गई कम और मनसबदार हो गए ज्यादा। अब वो क्या कर रहे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने लगे, तो लोगों के अंदर एक तरह से असंतोष की भावना पैदा होगी। अति हर चीज की खराब होती है। औरंगजेब ने भी है, जिसको आया मनसबदार बना दिया। इतनी जागीरें थी नहीं, इतनी जमीनें थी नहीं, लोग टैक्स देते नहीं थे। तो अकबर के समय में अच्छा था, लेकिन औरंगजेब के समय में आते आते मामला डब्बा गोल होने लग गया है। अब मनसबदार क्या करते हैं, मनसबदार किसानों से ज्यादा टैक्स देने लगे। जागीरें थी वो छोटी हो गई, लेकिन टैक्स जो है वो ज्यादा वसूला जाने लगा। तो औरंगजेब के समय में यहां से मनसबदार किसानों से अधिक राजस्व या कर लगान, जिसको आप बोलते हैं, अधिक राजस्व वसूलने लगे। फिर असंतोष पनपा, बहुत सारे विद्रोह हुए। तो यहां पर यह मनसबदार व्यवस्था जो है धीरे धीरे खत्म होने लगी। औरंगजेब ने इस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। ये सारी चीजें आपको पता रखनी है। इसका हमने मूल्यांकन कर दिया, इसको आप लिखिए। मैं समझता हूं क्लास 7 तक के लिए मनसबदारी व्यवस्था में इतना काफी, हमने जितनी जरूरत थी उससे 2 चीजें ज्यादा ही पता की। वो इसलिए पता की क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत शिकायत रहती है बच्चों की कि सर ये क्या है मनसबदारी व्यवस्था। युद्ध तक तो ठीक है, ये आया उसने युद्ध किया, ये जीत गया, लेकिन ये जो टर्म होती है उसके अंदर आपको गहराई तक जाकर के एक बार इसका पूरा निचोड़ देखना पड़ता है क्या है। आशा करता हूं आपको मनसबदारी व्यवस्था समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।